हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते होंगे अपनी स्क्रीन्स पर बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा टिपिकल सा एक टॉपिक है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि दिया था जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएं, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे जो कह रहे थे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमेशा एडम स्मिथ होते हैं। आप थोड़ा डिटेल में अगर जाएंगे तो इकोनॉमिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो है उसका माइक्रो वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं छोटा पार्ट। इस छोटे पार्ट के फादर जो है वो है एडम स्मिथ। और एक पार्ट होता है इसका मैक्रो वाला पार्ट जिसमें वो एग्रीगेट्स की स्टडी करता है, और इसके फादर हैं J.M. कीन्स। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो के बीच में, लेकिन अक्सर हम एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और डिटेलिंग में जाएंगे तब आपको जाकर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट माइक्रो इज़ एडम स्मिथ एंड मैक्रो इज़ J.M. कीन्स। तो फिलहाल अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी हैज़ बीन गिवन बाय J.M. कीन्स, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि कौन थे। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके इस थ्योरी के बारे में हम आज बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम शुरू करते हैं कि टॉपिक आया कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। देखिए, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का कहीं अता पता नहीं था। पहले जो चलता था सिस्टम वो चलता था क्लासिकल सिस्टम। क्लासिकल थ्योरीज जो थी वो ये कहती थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। जो पुराने जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो कि JB से और ये लोग थे, ये लोग कहते थे कि भाई देखो, प्रोडक्ट को अगर बिकना होगा तो वो आपे ही बिक जाएगा, हमें उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मार्केट में सप्लाई होनी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग अगर दुकान पे सामान रखा हुआ है तो वो आराम से बिक जाएगा। तो द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वो बेसिकली फोकसिंग ऑन द सप्लाई। उनका कहने का पर्पस ये था कि भाई मार्केट में सामान पहुंचना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर सप्लाई है, दुकान पे सामान अगर है, तो आपका सामान बिक जाएगा। और उन्होंने बोला कि एक देश में, किसी एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स वहाँ का हर बंदा एम्प्लॉयड है, फुल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर प्रिवेल करता है। अच्छा, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद एक और बात उन लोगों ने कही। उन्होंने कही कि अगर कभी अनएम्प्लॉयमेंट आता भी है तो वो अपने आप को ऑटो करेक्ट कर लेता है। ऑटो करेक्ट मतलब अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जैसे कि JB से, J.S. मिल। इनके अकॉर्डिंग सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब कोई भी सामान है अगर वो मार्केट में है तो वो बिक जाएगा, उसका बिकना फिर तय है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि किसी भी एक देश में फुल एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करता है। और जो तीसरी बात बोली वो ये बोली कि अगर कभी भी बाई चांस अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज़ आती भी है, या कभी ऐसा लगता भी है कि दो देश में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट सा नज़र आ रहा है, उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ अपने आप ही ठीक हो जाती है। इट इज़ ऑटो करेक्ट इन नेचर, अपने आप से वो ठीक हो जाएगा। फिर क्या होता है, एक सदमा लगता है सबको। सदमा कैसे लगता है? डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन आया था 1929 में। वर्ल्ड इकोनॉमीज़ वर इफेक्टेड। जब डिप्रेशन आया तो उस डिप्रेशन ने इस फैक्ट को एकदम डिनाई कर दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप रिमूव हो जाएगा, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, क्योंकि डिप्रेशन जब आता है तो इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट। वो बहुत ही भयानक मंदी की सिचुएशन होती है जब लोग पूरी तरह से झेल रहे होते हैं। डिप्रेशन इज़ द वर्स्ट कंडीशन। डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, ये सब क्या होता है अगर आपको नहीं पता, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर वीडियोस को देख सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डिटेल वहाँ पे, तो हम यहाँ पर उसे कवर नहीं कर पाएंगे। तो डिप्रेशन जब आया था तो उसने इस फैक्ट को डिनाई कर दिया इन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वालों के। तो भाई फिर सोचा कि क्या किया जाए। फिर उस टाइम पे जो हमारे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, जिनको हम कहते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स,
जिनको हम J.M. कीन्स कहते हैं, ये अपनी थ्योरी लेकर आए। इन्होंने कहा कि हम एक थ्योरी बताते हैं जिसको हम कहेंगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने किताब भी लिखी थी 1936 में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी ऐसे करके एक बुक थी। उस बुक को उन्होंने लिखा था। उसमें उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस बताए थे, अपनी चीज़ें बताई थी, वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे पैसा क्रिएट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी वेरी लेंदी टॉपिक। इसको हम ब्रेक्स में पढ़ेंगे। ब्रेक्स मतलब दो पहले इसके छोटे पार्ट्स पढ़ेंगे, इसके बाद उन दोनों पार्ट्स का मर्ज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कीन्स की थ्योरी पर कि कीन्स ने क्या फोकस करा। कीन्स ने बोला कि एग्रीगेट डिमांड, एक आपको टर्म याद रखना है, एग्रीगेट डिमांड, इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, एग्रीगेट खर्चा। एग्रीगेट मतलब सबका मिला के, डिमांड मतलब जब कोई डिमांड करता है, जब कोई डिमांड करेगा तो वो खर्चा करने के लिए भी तैयार है। ओके, अगर आप मार्केट में कुछ लेने के लिए जा रहे हो तो आपके पास पैसे होंगे तभी आप लेने के लिए जा रहे हो, इसलिए AD इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू AE। AD ऑब्लिक AE का मतलब है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। C प्लस I इज़ इक्वल टू AD। एग्रीगेट डिमांड मतलब इसकी डिमांड एग्रीगेशन में और इसकी डिमांड एग्रीगेशन में। C का क्या मतलब है? C का मतलब होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब घरेलू कंजम्पशन, मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन। जिसका टोटल एग्रीगेशन में कुछ पार्टिसिपेशन होता है 60 से 65% का। दूसरा जो है जिसको हम कह रहे हैं आई का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट मतलब जो कि बिजनेस सेक्टर करते हैं, इसका योगदान 30 से 35% तक होता है। अब ये पूरा है क्या, इस पूरे सेंस का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये है कि किसी भी देश में दो लोग डिमांड करते हैं, एक होता है C, एक होता है I। C मतलब वो वाले लोग जो घर चलाते हैं, घरेलू काम करते हैं, घर की चीज़ें होती हैं, उनकी डिमांड, प्लस I मतलब इन्वेस्टमेंट वाली, बिजनेस जो लोग करते हैं, जिनका काम है काम धंधा करना, उनकी डिमांड। इन दोनों की डिमांड जुड़ के, इन दोनों की जो एक्सपेंडिचर है वो जुड़ के बनता है एग्रीगेट डिमांड, मतलब इन दोनों का जोड़। और या फिर इसका एक और नाम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इसलिए क्योंकि डिमांड तब होगी जब वो खर्चा करने के लिए रेडी होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ अजम्पशंस इन्होंने माने। अजम्पशंस इन्होंने कौन से माने थे, उन अजम्पशंस को क्लियर करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अजम्पशंस। पहला अजम्पशन तो ये कहता है कि शॉर्ट रन पर डिपेंड करता है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन शॉर्ट रन, क्योंकि जॉन मेनार्ड मानते थे कि इन द लॉन्ग रन ऑल ऑफ अस आर डेड। उन्हें लगता था कि हम इतने लंबे समय की बात नहीं करेंगे क्योंकि लंबे समय तक कोई भी ज़िंदा नहीं है बैठा हुआ देखने के लिए कि क्या हो रहा है। दैट्स वाई हिज अप्रोचेस ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट रन। दूसरा एक इन्होंने अज्यूम करा था कि जो भी देश में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या फिर टेक्नोलॉजी के अलावा जो स्टॉक्स हैं वो सब के सब जो हैं कांस्टेंट हैं। लेबर के अलावा, लेबर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, लेबर इज़ मूवेबल, लेकिन बाकी टेक्नोलॉजी और स्टॉक जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा इन द शॉर्ट रन। तीसरा असम्पशन उन्होंने माना था कि मार्केट इज़ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मतलब परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पर प्रिवेल कर रहा है। देयर आर नंबर ऑफ बायर्स, देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक और असम्पशन माना था जो कहता है कि प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है देश में, तो प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है COP भी बढ़ेगी। COP भी बढ़ेगी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा COP लगेगी। इसके अलावा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट असम्पशन है जो कहता है कि इकोनॉमीज़ क्लोज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर इन्होंने अज्यूम करा था कि जो इकोनॉमी हम कंसिडर कर रहे हैं वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब उस इकोनॉमी का किसी बाहर की दुनिया से ट्रेड नहीं है, इसीलिए इन्होंने C और I के बारे में ही बताया। अदरवाइज एग्रीगेट क्या होता है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M,
एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यही तो होता है एग्रीगेट डिमांड, या यही इसी से तो हम कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तो सी और आई इन्होंने इंक्लूड करा, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करा और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंक्लूड नहीं करा। एक्स माइनस एम जो नेट का जो अमाउंट आता है वो इन्होंने इंक्लूड नहीं करा, इन्होंने सी प्लस आई ही केवल इंक्लूड करा है। मतलब इन्होंने मान लिया कि जो देश है वो एक क्लोज इकोनॉमी है। इसके अलावा एक और अजम्पशन था जिसमें उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट जो है वो है हमारा सल्यूशन प्रोवाइडर, सल्यूशन प्रोवाइडर। इनके हिसाब से अगर कभी भी कोई दिक्कत होती है, देश में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इकोनॉमी में कोई रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की, उस वक्त आ जाएगी हमारी सरकार हेल्प करने के लिए। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं अमीन अपनी स्क्रीन्स पर। अब आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप सो आपको सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड पर, क्योंकि ये टर्म आपको ऐसे एक बार में समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस में होता हुआ प्रोसेस है। ये पूरा एक सब्जेक्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज बड़ा ही लेंदी सा और सीक्वेंस में ही पढ़ने वाला, आप ऐसे नहीं पढ़ सकेंगे। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसे ध्यान से देखें और एकदम एंड तक सुने इसको। अब इसमें एक और टर्म आता है, इसको जब हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरी में आगे बढ़ते हैं, तो एक और शब्द आता है जिसको उन्होंने बोला था इफ़ेक्टिव डिमांड। इफ़ेक्टिव डिमांड क्या होती है उनके अकॉर्डिंग? इफ़ेक्टिव डिमांड मतलब दो चीज़ें, ADF प्लस ASF। JM कीन्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड फंक्शन प्लस एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन इज इक्वल्स टू इफ़ेक्टिव डिमांड। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ASF के बारे में। ओके, ASF होता क्या है पहले हम ये जान लें, क्योंकि जब हम इन दोनों का मतलब जानेंगे तब हम जानेंगे कि इफ़ेक्टिव डिमांड क्या होती है। तो ASF का मतलब है, जो ASF का फुल फॉर्म है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, इसका मतलब है, पहला इसका हम पॉइंट लिखते हैं। इसका पहला पॉइंट बोलता है COP गिव्स मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट्स। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी दुकान वाला है, कोई भी बिजनेसमैन है जो बिज़नेस करता है, जो सामान बेच रहा है मार्केट में, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि COP भर का मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट का पैसा तो हमें रिसीव हो ही जाए। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है कि जो ASF है, जब भी हम ASF पढ़ें एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, ये हमेशा सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू को बताता है कि सप्लायर क्या सोचता है, सप्लायर सामान बेचते वक्त क्या चाहता है। जैसा कि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में ऑलरेडी पढ़ा है कि सप्लायर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा बेचे, इसलिए जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, यही तो रिलेशन होता है। बस वही चीज़ यहाँ पर है, जो सप्लायर है वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग लगा रहा है, वो सोच रहा है कि COP हमें मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट्स दे दे। दूसरी बात जो ASF कहता है वो ये कह रहा है कि इसीलिए मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट मांग रहे हैं, हम क्या कवर कर लें, अपना COP। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी ने 500 रुपये में प्रोडक्शन करा, तो वो क्या चाहेगा, कम से कम कितना आ जाए, भाई कम से कम 500 तो आ ही जाए, है ना, जिससे कि इसकी COP कवर हो जाए, जिससे इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो जाए। तो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन बोलता है कि भाई इतना पैसा आ जाए, इतना मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट आ जाए कि हमारा COP कवर हो जाए। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट इसका एक और फीचर है जो हम जान लें। इसका मतलब ये है कि जो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है, इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म्स। किसी भी देश में जितनी भी फर्म्स हैं उन सब को जोड़ दिया जाए, उन सब के सप्लाई फंक्शन को जोड़ दिया जाए, तब जाकर बनेगा आपका एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। इफ़ेक्टिव डिमांड दो चीज़ें इंक्लूड करता है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन कहता है कि उतना पैसा आ जाए, उतना मिनिमम रिसीट आ जाए हमें कि हमारा COP कवर हो जाए। ठीक है, दूसरी बात बोलता है कि जो ASF बना वो कैसे बना, जोड़ के, किसको जोड़ के,
पूरे देश की सारी फर्म्स को जोड़ के ही हमने अपना ASF जो है वो बनाया है। आई होप अब आपको ASF का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ 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 यूज़ द कमेंट बॉक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। अब हम एक बार ASF का कर्व देखेंगे कि ASF का कर्व जो है वो कैसे बनता है। ASF का कर्व अब आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इससे हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एक तरफ हमने लिखा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, एक तरफ हम लिखेंगे मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट। ओके, 10, 20, 30, 40, 50, 50 स्टैगनेंट हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ओके, ये है लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, सॉरी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, येस। एंड दिस इज़ मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट, कि मिनिमम कितना एक दुकान वाला चाहता है उसके पास कितना पैसा आ जाए। इसका कर्व कैसे बनेगा? इसका कर्व बहुत ही सिंपल है, एकदम स्ट्रेट जाएगा। ये देखिए, ये इसका है एक्स एक्सिस, ये है इसका वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पर OX पे मेजर हो रहा है ये एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, और OY पे मेजर हो रहा है ये मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट्स। ओके, अब आप देखिए ये शुरू कहाँ से हो रहा है? ये यहाँ से शुरू होगा, बढ़ा 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 बढ़ा, फिर देखिए स्टैगनेंट कहाँ पर हो रहा है? इस पॉइंट पे। ये यहाँ से सीधा चला गया। ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा QF का पॉइंट, और ये आपका पहुँच गया ASF। ओके, ये क्या है? ये है ASF कर्व। अब आप देखिए, जो हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टैगनेंट सा हुआ यहाँ, और ये स्टैगनेंट हो गया। ओके, स्टैगनेंट हो गया। ये हमें बताता है कि भाई जितना जितना आपका लेवल ऑफ आउटपुट है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देश में है, ये हमेशा हम चाहेंगे कि बढ़े। ओके, स्टैगनेंट होने के बावजूद भी जो मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट है वो 1200 से 1400 हुई है, वो बढ़ी है, क्योंकि एक सप्लायर बेचना चाहता है ज़्यादा। ही इज़ विलिंग टू सेल मोर, वो ज़्यादा बेचना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर ये स्टैगनेंसी के बावजूद भी ये वाला अमाउंट जो है वो बढ़ा है। इसके बाद आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और अच्छे से समझना है तो आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन का एक अलग वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। इसके अलावा जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ADF के अलावा एक ASF था, तो ASF हमने पढ़ लिया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म हम अभी पढ़ेंगे जिसको हम कह रहे हैं ADF। वो तो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन था। ASF जिसको हमने पढ़ लिया, जो ये है, और अब हम पढ़ने वाले हैं ADF जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। ADF ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने जब ASF पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आपको सप्लायर के बारे में समझना है कि सप्लायर की कंसिस्टेंट थिंकिंग की जो बातें हैं वो बताता है सप्लायर साइड की, कि एक सप्लायर तो हमेशा ज़्यादा ही बेचना चाहेगा, वो ये चाहेगा कि हमेशा हमारा COP कवर होता रहे। लेकिन ADF फंक्शन जो है ये डिमांड साइड सोचता है। ओके, डिमांड साइड सोचता है। क्या सोचता है डिमांड साइड में? सबसे पहले ये सोचता है कि जो ADF बना है ये बना कैसे है? ADF इज़ द सम अप, मतलब ये सम अप या फिर एग्रीगेशन है उस देश में सभी लोगों के, हाउस होल्ड्स के, इन्वेस्टमेंट के, सबकी डिमांड का एग्रीगेशन है। ओके, दूसरी बात जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बोलता है वो ये बोलता है कि मैक्सिमम कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे। मैक्सिमम कंज्यूमर्स मतलब वो वाला अमाउंट जिस पे आगे कंज्यूमर आगे पे नहीं करेगा। द मैक्सिमम अमाउंट
द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे। जब हम सप्लाई पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सप्लायर वांट्स कि उसको इतना मिनिमम मिल जाएगा, उसका COP कवर हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि उतना मिलना चाहिए जितना कंज्यूमर देने के लिए एग्री करे। ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, हम कोई सब्ज़ी लेने गए, हमने बोला कि सब्ज़ी 200 रुपये की थी। ओके, हमने कहा 200 रुपये, उसने सब्ज़ी वाले ने कहा 200 रुपये लेंगे मतलब 200 रुपये आपसे। तो हम अड़ गए कि नहीं भाई, हम तो 100 रुपये में ही देंगे। ओके, वो बोल रहा है 200 रुपये, हम बोल रहे हैं 100 रुपये। डील क्या होती है? उसने बोला अच्छा ठीक है ऐसा करिए 150 पे दे दीजिए, और हम 150 पे क्या हो गए? मान गए। ओके, ये क्या है? ये है मैक्सिमम अमाउंट जो कंज्यूमर पे करने के लिए अग्री हो जाता है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम अमाउंट है हमारा 150 रुपये। तीसरी एक बात जो यहाँ पर हम समझ रहे हैं वो होती है मैक्सिमम एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड्स। जब हम सप्लाई साइड पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट पढ़ा था। ओके, कि कम से कम इतना आ जाना चाहिए। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्सिमम एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड। अब एक सेलर क्या चाहेगा कि जितना ज़्यादा बेच पाओ उतना ज़्यादा बेचो, डिमांड जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा उसके लिए। तो यहाँ पर वो ये बड़ी थिंकिंग लेकर चलता है। दूसरा, इसके बारे में हम ये समझते हैं कि कैसे एक, यहाँ पर हमने लिख तो दिया कि कंज्यूमर मैक्सिमम पे करें, लेकिन कैसे पे करेंगे? हाउ मच? कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितना पे करना है? उन्हें कितना पे करना है किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन देयर इनकम। ठीक है, और इनकम किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनकम डिपेंड करती है आउटपुट के ऊपर एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अगर आपके पास नौकरी है तभी आपके पास इनकम होगी, तभी आप पे करने के लिए डिमांड करोगे। ओके, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक और बात, लास्ट बात, इसके बारे में लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। ADF फंक्शन जो है वो हमेशा, इसका नेचर क्या है? इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की। इसीलिए जो ADF फंक्शन है इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर। अब हम आ जाते हैं इसके टेबल के ऊपर और इसके ग्राफ के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेवल ऑफ आउटपुट, इसके बगल में हम लिखेंगे मिनिमम एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड। सेम वैसे ही करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 50। यहाँ पर हम करेंगे 550 फॉर एग्ज़ाम्पल, 700, 850, 1000, फिर हम कर लेते हैं 1150, फिर हम कर लेते हैं 1300। ओके, ये हमने इसका टेबल बना लिया। अब इसका कर्व कैसे बनेगा? देखिए, कर्व इसका ऐसे बन रहा है, बड़ा ही सिंपल कर्व है। या फिर ओरिजिन आप इसको बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर मेजर हो रहा है ये आउटपुट अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट, यहाँ पर मेजर हो रहा है MESP, मिनिमम एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड्स, और ये सिंपल सा यहाँ से उठ के यहाँ पर बन जाता है। इसको हम कहते हैं ADF, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। अब मुझे ये बताइए, ये यहाँ से ही क्यों शुरू हुआ? ये यहाँ से शुरू क्यों नहीं हो गया? ये यहाँ से शुरू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमको कभी भी ऐसा नहीं, अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो डिमांड नहीं करेंगे क्या? वो तब भी देयर इज़ ऑलवेज सम और अदर काइंड ऑफ डिमांड जो कि रेज होगी। ओके, इसीलिए जो डिमांड फंक्शन है वो यहाँ से शुरू होने की बजाय यहाँ से शुरू होता है, उसको हम A पॉइंट बोल देते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए, यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है। जो आपने अभी ADF और ASF अभी पीछे पढ़ा है वो अब सब यहाँ काम आएगा, क्योंकि थ्योरी ऑफ इनकम
अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से शुरू हो रही है। ओके, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात ADF इज इक्वल टू ASF। जितना सप्लायर बेचना चाहे उतनी डिमांड हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, सेलर चाहता है कि ये आदमी मुझसे 150 रुपये में सामान ले ले, और हम भी सोच के गए हैं कि भाई चलो ठीक है 150 में दे दो, तो उसका भी 150 हमारा भी 150, मतलब हम दोनों किसी पॉइंट पर एग्री हो गए। तो जिस पॉइंट पर हम एग्री हो जाते हैं, ASF की थॉट में वो एग्री होता है, ADF के थॉट पे हम एग्री होते हैं, वो पॉइंट हमेशा क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है। ओके, जो भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि सब्ज़ी वाला हमें 200 रुपये में सब्ज़ी बेच रहा है, हम 100 रुपये पर अड़े हुए हैं, लेकिन हम दोनों ही 150 पर एग्री हो गए। तो ये 150 पर जहाँ पर ADF और ASF एक दूसरे के बराबर हो जाए, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर फॉर एग्जांपल ADF, अच्छा एक और आप बात लिख लीजिए, ASF इज इक्वल्स टू सप्लाई। ये आप याद रखिएगा कि जब भी ASF की बात हो तो वो सप्लाई की बात है, और जब भी ADF की बात हो तो वो डिमांड या फिर कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। ओके, आई होप आपको इतना तो पता चल ही गया होगा यहाँ तक। इसके अलावा थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू प्राइस या फिर रेवेन्यू पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इक्विलिब्रियम। ओके, कॉस्ट मतलब जब भी कॉस्ट की बात है इट इज़ अबाउट सप्लाई साइड, जब भी रेवेन्यू की बात है इट इज़ अबाउट डिमांड साइड। ये हमेशा बराबर हो जाने चाहिए। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। इसके बाद 3 इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो आपको समझने हैं। पहला स्टेटमेंट, व्हेन एवर ASF इज इक्वल्स टू ADF, जब भी सप्लायर और हम एक दूसरे के ऊपर अग्री हो जाएं, इसका एक और मतलब क्या है? इसका एक और मतलब है C इज इक्वल्स टू R, मतलब कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू, मतलब कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू। वो जिस कॉस्ट पर दे रहा है हम उस रेवेन्यू पर एग्री हो गए, मतलब उसके लिए वो बराबर हो गया। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो, वो सिचुएशन कौन सी होगी? वो सिचुएशन हमेशा होगी इक्विलिब्रियम की। ओके, दूसरा पॉइंट बोलता है अगर ASF इज ग्रेटर देन ADF। ठीक है, इसका एक और मतलब है जब C इज ग्रेटर देन R। ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू के बेसिस पे भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको भूलना नहीं है। जब कभी ऐसा हो, इस केस में आपको याद रखना है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट have a tendency to decrease। उस केस में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होने की कगार पे हैं। ओके, अब क्या दूसरा स्टेटमेंट ये आपको समझ में आ गया। तीसरा इसका जस्ट उल्टा है, जब कभी भी ASF इज़ स्मॉलर देन ADF, मतलब ADF ज़्यादा है, इसका एक और मतलब है R इज़ ग्रेटर देन C। उस केस में हमेशा आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, अब ये बढ़ेंगे क्योंकि ऊपर ये कम हो रहे थे, अब ये बढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज। ओके, ये 3 आपको गोल्डन रूल्स एकदम याद कर लेने हैं। ओके, व्हेन ASF इज इक्वल्स टू ADF या C is equals to R, that is the point of equilibrium. When ASF is greater than ADF या फिर C is greater than R, इसका मतलब है डिक्रीज़ होगा। When ASF is less than ADF, मतलब R is greater than C, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज़ होगा आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट देश में। ओके, तो बेस्ट पोजीशन क्या है फिर? बेस्ट हम किसको माने? बेस्ट ऑब्वियसली हर हालत में हमेशा ही इक्विलिब्रियम होता है। तो जब भी कभी ASF बराबर है ADF के, वो पॉइंट हमेशा क्या होगा? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड। अब आपको समझ में आ गया। हम शुरुआत से आपसे समझा रहे थे और हमने बोला था
कि भाई वीडियो को यहाँ तक ज़रूर देखेगा पूरा, आपको तभी समझ में आएगा कि शुरुआत में हमने कहीं आपको ADF और एग्रीगेट डिमांड ये सब पढ़ाया था, आखिर में जाके पता चला कि ADF होता क्या है और ये इफ़ेक्टिव डिमांड क्या होती है। तो ASF का पूरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आया सप्लाई साइड वो जोड़ लीजिए, एंड ADF का पूरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ गया डिमांड साइड वो जोड़ लीजिए। व्हेनेवर ASF इज इक्वल्स टू ADF वो हमेशा कहलाता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ही कहलाता है इफेक्टिव डिमांड। ओके, आई होप अब आपको एकदम क्लियर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल कर्व के ऊपर, जो कि है बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा कर्व जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का कर्व। अब इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट लिखेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर लिखेंगे ASF, ओके, फिर लिखेंगे ADF, फिर लिखेंगे कंपैरिजन। अच्छा रहने देते हैं, हम ऐसा करते हैं इस पूरे को रबी कर देते हैं क्योंकि ये पेन कुछ सही नहीं चल रहा। पेन चेंज करते हैं थोड़ा अपना, इसी से लिखते हैं। ओके, नाउ कम बैक। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर दोबारा से, क्योंकि हमने अपने पेन को चेंज करा था। सोचा था आपको और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन कुछ दिक्कत हो गई। फिर से शुरू करते हैं। टेबल बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेवल ऑफ आउटपुट, ओके, लाइक दिस। फिर लिखेंगे ASF लाइक दिस, फिर लिखेंगे ADF लाइक दिस। जो भी हमने पीछे पढ़ा बस ये उसी का समेशन, अब सब एक साथ आ जाएगा। ठीक है, अभी आपने अलग अलग पढ़ा था, अब आप एक साथ पढ़ोगे। 10, 20, 30, 40, 50, 50। ओके, ASF में हमने क्या पढ़ा था? 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400। ओके, ADF में हमने क्या लिखा था? 550, ठीक है, 700, 850, 1000, 1150 और यहाँ पर 1300 ये लिखा था। इसके बाद अब हम लिखेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? लास्ट में हम लिखेंगे बिहेवियर। ओके, कंपैरिजन में अब आप बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा है? ADF इज़ ग्रेटर, तो हम क्या लिखेंगे? ASF इज़ लेस देन ADF। इन दोनों में से कौन बड़ा है? 600 और 700 में से 700 बड़ा है, तो क्या लिखेंगे? ASF छोटा है भाई, तो ये लिख देंगे ADF। ठीक है, अब आप ये देखिए 800 और 850 में अगेन सेम थिंग, ASF इज़ स्मॉलर देन ADF। ऑलराइट, तीसरे में अब आप देखिए 1000 इज़ इक्वल्स टू 1000, तो क्या लिखेंगे? ASF इज़ इक्वल्स टू ADF। जैसे ही ASF इज़ इक्वल्स टू ADF होगा आप समझ गए होंगे दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर यहाँ पर कौन बड़ा है? यहाँ पर ये बड़ा है, तो हम लिख देंगे ASF इज़ ग्रेटर देन ADF। यहाँ पर कौन बड़ा है? इधर वाला बड़ा है, सेम बात लिख देंगे ASF इज़ ग्रेटर देन ADF। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। बिहेवियर पर आए। जब जब ADF बड़ा होगा, अगेन मैं इसको मार्क कर देती हूँ, जब जब ADF बड़ा होगा, ये देखिए हमने ऊपर क्या लिखा था? जब जब ADF बड़ा होगा तब तक टेंडेंसी क्या है? इंक्रीज़ की। तो इतने एरिया में क्या हो रहा है? इंक्रीज़। जब ये वाली चीज़ होगी ASF इज़ इक्वल्स टू ADF, हमने ऊपर क्या लिखा था? जब ASF इज़ इक्वल्स टू ADF होगा तो क्या होगा? इट विल बी इक्विलिब्रियम। तो केवल इस पॉइंट पर हम क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम। ओके, अब तीसरी वाली चीज़, व्हेनेवर दिस हैपन्स ASF इज़ ग्रेटर देन ADF, सॉरी हाँ, जब भी कभी ASF ADF से ग्रेटर हो ये वाली सिचुएशन, तो इसमें टेंडेंसी क्या होगी? टेंडेंसी विल बी डिक्रीज़। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? डिक्रीज़। ओके, आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी हमने प्लॉट्स ऊपर करे थे वो सही, सभी प्लॉट्स वैसे ही
हमने नीचे करे हैं इनके कंपैरिजन को दिखाने के लिए। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल टॉपिक पे, लेकिन आपको लास्ट में एक चीज़ मेंशन ज़रूर करनी है और आपको समझनी भी ज़रूरी है। आप चाहें तो कहीं लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कम्स बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट तो प्रिवेल करता है, लेकिन कीन्स ने बोला कि नहीं, जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंचने से पहले आ जाती है। ओके, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल कर्व के ऊपर, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले कर्व बनाने के लिए हम स्ट्रेट OX एंड OY करेंगे। दिस इज़ ओरिजिन, दिस इज़ X, दिस इज़ Y। यहाँ पे है मिनिमम एक्सपेक्टेड रिसीट्स ASF वाली एंड मैक्सिमम एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड्स ADF वाली। ओके, अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं मतलब कर्व बनाते हैं। ASF का कर्व हमने कैसे बनाया था, ऐसे गया था और फिर ऐसे चला गया था। ये क्या है, दिस इज़ ASF। ओके, ADF का हमने कर्व कैसे बनाया था, ADF का कर्व हमने कुछ ऐसे बनाया था। ओके, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ओके, ये क्या है, ये है ADF। अब आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट सा यहाँ पर अब एक इंटरसेक्शन हो रहा है जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करते हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे के बराबर हो गए, और जैसे ही एक दूसरे के बराबर होते हैं कि पॉइंट क्या कहलाता है, दिस पॉइंट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेज दैट ASF इज इक्वल्स टू ADF। ओके, अब आप इस पॉइंट पर देखिए, इस वाले पॉइंट पर इन दोनों लाइंस में ऊपर लाइन, ऊपर कौन है, ऊपर जा रही है ये वाली लाइन जो कि है ADF की लाइन। यहाँ पर ADF इज़ ग्रेटर देन ASF। ओके, कौन इसमें ग्रेटर है, ADF इज़ ग्रेटर देन ASF। ओके, तो यहाँ पर ये वो वाली सिचुएशन है। अब आप यहाँ पर देखिए, इस वाले पॉइंट में ये वाली लाइन जो है ऊपर है, जो ऊपर जा रहा है ASF, थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि कर्व मैंने अभी सही नहीं बनाया है क्योंकि ऑब्वियसली ग्राफ पेपर नहीं है तो स्क्रीन पे बना रही हूँ, इस एरिया में इन दोनों के बीच में ये थोड़ा सा गैप है। इस गैप में कौन ऊपर है, ऑब्वियसली हमें दिख रहा है यहाँ पर ASF इज़ ग्रेटर देन ADF। ओके, तो ये कौन सी वाला पॉइंट है, ये वो वाला पॉइंट है जो भी हमने पीछे पढ़ा था, जब वो ग्रेटर होगा और जब वो स्मॉलर होगा। ओके, दिस इज़ पॉइंट A। ये क्या है, इसको हम बोल देते हैं QE। ये क्या है, इसको हम बोल देते हैं QF। ओके, अब इस पॉइंट के बाद इनके इंटरसेक्शन के यहाँ पर जो है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फुल एम्प्लॉयमेंट कब आता है, इक्विलिब्रियम के बाद। इक्विलिब्रियम कम्स बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो आप ये देख सकते हैं कर्व में, ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पर ही इक्विलिब्रियम आ गया। इस तरफ है ADF ग्रेटर, इस तरफ है ASF ग्रेटर, और इसके यहाँ पर ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट आपका कैसे आएगा, जैसे ही ये वाला पोर्शन मुड़ता है, भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये वाला कर्व जो येलो वाला है, जैसे ही आपका मुड़ेगा इधर से AS यूँ आने के बाद जब यूँ मुड़ता है तो यहाँ पर जो होता है ये वाली चीज़, दिस इज़ नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्लियर हो चुका आपको। आई होप आपको ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गई होगी। बस ये इतनी ही है जिसमें हमने ADF और ASF को पहले अलग अलग पढ़ना है। इसके बाद अलग अलग पढ़ने के बाद उनका इस तरह से कुछ कंपैरिजन दिखाएंगे। कंपैरिजन दिखा के हमें पता चलेगा कि कहाँ पर ASF ज़्यादा है, कहाँ पर ADF ज़्यादा है, और जहाँ पर बराबर हो गए हैं वो हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बाद हमने उन दोनों कर्व्स को जो भी हमने ऊपर बनाए थे ASF और ADF के अलग अलग, ये हमने ASF बनाया था अलग, ये हमने ADF बनाया था अलग, इन दोनों को ही मर्ज कर देंगे। और जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक लाइन, मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार बना के दिखाती हूँ। हमने कैसे बनाया था अपना ADF और ASF, जैसे नॉर्मल ASF बनाया था ऐसे बनाया था, और ADF बनाया था ऐसे बनाया था। ओके, अब आप एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मुझसे क्योंकि स्क्रीन पे बन रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है।
इसको मैं ना फिर से आपको बना के दिखाती हूँ, एक सेकेंड आप रुकिए। ये है आपका EDF और ये है आपका ASF। ये वाला जहाँ पर पॉइंट है, जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, वो वाला पॉइंट है आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ओके, इसके बाद ये ऊपर चला जाता है, ये इधर चला जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आई होप इतने बड़े वीडियो लेक्चर में आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस एंड मैसेजेस। कोई भी डाउट हो तो आप यूज़ कर सकते हैं अब उस बॉक्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।